बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। आज जो हमारे मेहमान हैं ये आज से 42 साल पहले कौमी असम्बली के रुकन थे, 6 बार कौमी असम्बली के रुकन रहे। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत देरीना ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के अंदर, जिसको कहे कि उन अफराद में कि जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी कि जेलों तक गए, सऊबतें बर्दाश्त की, फिर पीपल्स पार्टी से रिश्ते में दरार आई, पीपल्स पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन वापस पीपल्स पार्टी के अंदर आ गए। 2018 का इलेक्शन लड़ा, 1 लाख से ज़ायद वोट लिए, इलेक्शन में कामयाब ना हो सके। क्यों कामयाब ना हो सके? पीपल्स पार्टी से क्यों नाराज़ होकर चले गए? फिर पीपल्स पार्टी में क्यों वापस आ गए? जिस दौरान में मुशर्रफ की ये कैबिनेट में थे, उस वक्त क्या क्या सूरत हाल हुई, क्या अहम वाक़यात हुए, मौजूदा सूरत हाल के अंदर इनका जो सियासी तज्ज़िया है वो क्या है, इन सारी बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब मखदूम फैसल सोलह साहब। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शुक्रिया जी। इतना तवील ताल्लुक़, यानी 1977 से लेके और फिर 2002 तक, और फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी से राहें जो हैं वो जुदा कर ली, तो इतनी कुछ ठेस पहुंची, प्रेशर था, दबाव था, क्या वजह हुई कि पीपल्स पार्टी छोड़ के जाना पड़ा? एक बड़ा तवील अरसा पीपल्स पार्टी के साथ, बल्कि मैंने जब अपनी सियासी आंख खोली तो पीपल्स पार्टी ही में खोली मैंने। मैं यूनिवर्सिटी से सीधा आ गया सियासत में और इलेक्शन कंटेस्ट किए, 77 के तो 4-5 माह के बाद असेंबली चली। उसके बाद एक वो, अब तो ये तारीख का हिस्सा है, वो जो साजिश थी एक भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, माशरा लगा दिया गया, लग गया यहाँ पे। और फिर 11 साल एक तवील जद्दोजहद की हमने। जेल भी गए सर से? बहुत दफ़ा जी, शाही किले में गया हूँ, जेलों में तो बहुत दफ़ा जाना, सालों साल हमने, यानी वो बड़ा टफ टाइम था जी। वो 70s का एरा और 60s का एरा था। हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में उस वक्त में आ गए थे। वो था आइडियलिज्म का और रोमांटिसिज्म का, जिसको आप कहते हैं ना, ये एक राइट की सियासत, लेफ्ट की नजरियात की रोमांटिसिज्म। कोई एग्री करे या ना करे आपके साथ, ठीक है ना जी, लेकिन आप एक हैं सियासत में। उस जमाने में नारे होते थे, एशिया सुर्ख है जी, सब्ज़ है, सुर्ख है, तो ना इस किस्म की वो थी। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी सोशलिज्म की बुनियाद पर, ठीक है जी। अब उनसे कोई एग्री कोई कर सकता है, कोई एग्री नहीं कर सकता। बट जब वो पावर में आए, पीपल्स पार्टी 71 में पावर में आई, तो उन्होंने उसी प्रोग्राम के मुताबिक अपनी जो उनका मैनिफेस्टो था उसको आगे चलाया। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत बेख्तियार हुकूमत थी वर्चुअली हमारे ऊपर, मैं खुद उसमें हिस्सा था उस हुकूमत का। मेरे पास 3 वजारतें थीं। हमें कदम कदम पे हमें मालूम था कि हमारे साथ क्या कुछ कैसा सलूक किया जा रहा है। और वो पहला था, ये भी ध्यान में रखिए कि वो पहली पाकिस्तान की तारीख हुकूमत थी जिसमें वफाक की और एक सूबे की महाजराई शुरू हो गई। वो तो इतनी थी कि प्राइम मिनिस्टर जाते थे तो को एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाला तो मामला नहीं था। बाकी तो ये सूरत हाल उसका शुरू हुई, ठीक है ना। और फिर आगे ये और ज़रा बढ़ती गई। तो फिर पीपल्स पार्टी ने उससे बड़ा सबक हासिल किया कि अगर इसी किस्म की यहाँ पे पार्टी के हमारे यहाँ सियासत जो है चलनी इसी तरह है, तो फिर हम भी उसी में आगे चलें। और उसी रंग में रंग गई पार्टी। फिर आप देखिए ना, फिर आप ये तो अब तो ये तारीख ऐसा है कि 92 में पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया जब नवाज शरीफ बना प्राइम मिनिस्टर। उस लॉन्ग मार्च के सिलसिले में गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ के आपस में इख्तलाफात पैदा हुए। इसाक खान साहब ने उनको डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, जनरल वहीद काकड़ ने उनसे इस्तीफा ले लिया, दोनों से ही। ये सारे तारीख का हिस्सा है जो ऊपर 93 में पीपल्स पार्टी पावर में आ गई, ठीक है। हमने जिनको सदर खुद बनाया, जो पीपल्स पार्टी के बहुत जाले भी हुआ करते थे, मरहूम फारूक लगारी, ठीक है जी, उन्होंने हमारे खिलाफ हमारी हुकूमत को, अपनी पार्टी की हुकूमत को 96 के एंड में डिसमिस कर दिया। ये फारूक लगारी साहब उस वक्त काफ़ी पीपल्स पार्टी के लोगों से उन्होंने राब्ते किए, सब कुछ किया। आपसे भी किया था राब्ता? जी किया था। एक ताल्लुकात होता है ना आपको जी, सियासत के साथ साथ आपके ज़ाती ताल्लुकात भी होते हैं। तो ज़ाती ताल्लुकात तो रहते हैं। आप सियासी तौर पे आपके जो भी नजरियात, और वो तोड़ना चाहते थे उस वक्त आपको पीपल्स पार्टी जी, मकसद उनका यही था पीपल्स पार्टी से वो अलग ले जाए। फिर आपने जो बात 2002 आपके सवाल की, मैं उस तरफ अब आना चाहूँगा। 2002 में हुआ ये
कि मोहतरमा शहीद वो चले गई, मुल्क से बाहर चली गई। ठीक। 98-99 में गालबन वो चली गई बाहर, और हमारा सब उनसे रब्ता हुआ करता था। 2002 में जब इलेक्शन हुए तो मुझे इत्तेफाक हुआ उनके साथ बाहर रहने का, और उस वक्त अब ये भी तारीख का हिसाब ये है, उस वक्त जनरल ज़ा के राब्ते, सॉरी जनरल मुशर्रफ के उनके साथ राब्ते भी थे। यानी मुशर्रफ साहब के राब्ते 2002 में ही थे? उससे पहले भी थे, ठीक। बीबी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते भी थे। इनके पैगाम रसां दुबई भी आते थे, मिलते जुलते थे। मैं खुद उन मीटिंगों में शरीक हुआ करता था। तो हुआ ये कि जब इलेक्शन होने लगे तो आपको याद होगा कि उस वक्त पूरी इलेक्शन की जो रूल्स थे, रेगुलेशन चेंज कर दी थी जनरल मुशर्रफ ने, जी, वो जिसमें डिग्री की शर्त आ गई, डिग्री भी आ गई, फिर पार्टीज के ऊपर भी कदगन भी लग गए बहुत सारे कि ये शिकायत, यानी वो एक बड़ा रेगुलेटेड से ही वो इलेक्शन था जो हमने जिसमें हिस्सा ले रहे थे, और पीपल्स पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। ये असल बात, उसको एक्सेप्ट किया जो उन्होंने रूल बनाए थे, और उन्हीं के आयद करदा रूल्स के मुताबिक हमने इलेक्शनों में हिस्सा लिया। सही। अच्छा, हुआ इस दौरान में ये, जब बीबी यहाँ से जब बाहर चली गई तो वो डे टू डे अफेयर जो पार्टी की हैं उनमें उन पे साथ उनका इतना वो नहीं थी, ढीली हो गई, यानी वो आगा नहीं थी। तो यहाँ उनके जो यहाँ पे कुछ लोग थे, उनके कुछ स्टाफ के लोग थे, उन्होंने अपने आप को आगे कर लिया पार्टी में। पार्टी में बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं भी थी कि जी उनकी वजह से वो इस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी, और ये बात पार्टी के सीनियर लोगों ने बीबी को बताई भी सही। जब दुबई में मिलते थे, मैंने खुद ही बात उनसे करता था। इलेक्शन हो गए, पार्टी को एक मखसूस तादाद में सीटें मिल गई। तो उस वक्त यही उनका जो स्टाफ था या कुछ और उनके साथ मुंसलिक लोग थे, उन्होंने उनको कहा बीबी को कि जी आप ये सारा सिस्टम जो है इसको आप हम इसको सैबोटाज, यानी वर्चुअली सैबोटाज करने के हवाले से बात की। तो बीबी ने जब बात की, मुझसे बात की, मेरे साथ और भी लोग थे, तो हमने कहा उनको, बीबी को समझाया कि जी आपने खुद हमें इलेक्शन में जाने को कहा है, और आपने जनरल मुशर्रफ के लेट करदा कवानीन, रूल्स, रेगुलेशंस और फॉर्मेट के मुताबिक इलेक्शन लड़ा है, या तो आप उस वक्त कह देते हम इलेक्शन नहीं लड़ते, जिस तरह हमने 85 में किया था। बीबी असेंबलियों में भी नहीं जाना चाहती थी 2000। उन्होंने कहा असेंबली बॉयकॉट कर दो, और इस तरह की उसको बातें हो रही थी। मैं बहुत दफ़ा और प्रोग्रामों में ये बातें कर चुका हूँ। हमने कहा जी ये आप अगर अभी बड़ी मुश्किल से डिक्टेटरशिप से हम एक सिविलियन सेटअप की तरफ आ रहे हैं, सही, तो और आपके खुद अपने राब्ते भी रहे हैं मुशर्रफ साहब के साथ, ये नहीं कि नहीं रहे आपके, तो आप उसको आगे चलने दें और ये सिस्टम चलने दें आगे। मुशर्रफ साहब पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बनाना चाहते थे, इसी वजह से वो अमीन फ़हीम से नहीं, ये भी एक मैं आपको अर्ज करूँ जी तारिक साहब, ये बहुत दफ़ा मैं सुन चुका हूँ, पीपल्स पार्टी को कभी भी वजारत उज़्मा की पेशकश नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी को, क्योंकि हमारा खुद अपना राब्ता था, हमें मालूम था, पीपल्स पार्टी को जो ऑफ़र हुई थी उस वक्त, वो थी कि आप वफाकी हुकूमत में आप शेयर होल्डर बन जाएँ, आपको आपके सीनियर मिनिस्टर होंगे आपको, ठीक है, आप सिंध की गवर्नमेंट आपको हम दे देंगे, पंजाब में भी आपकी एक शेयर होल्डिंग हो जाएगी हुकूमत की, तो इस तरह की एक कोalition गवर्नमेंट आपकी बन जाएगी। फिर मौलाना फजलुर रहमान ने भी कोशिश की, लेकिन बीबी को ये मशवरा दिया गया कि जी वो राइट विंगर्स के साथ या मौलवियों के साथ ना जाएं, वरना उस वक्त भी कुछ सूरत हाल बदल सकती थी। अब मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मैं उसमें यानी शायद भी रहा हूँ उसमें जी, तो मौलाना साहब खुद ख्वाहिशमंद थे वजारत उज़्मा के, बिल्कुल उस हवाले से। लेकिन देखिए वजारत उज़्मा के लिए आपको एक ख़ास तादाद में आपकी सीटें होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब आप पुरानी वो आप लिस्ट निकाल के देखिए 2002 की, तो आपको मालूम हो जाएगा कि JUI के पास कितनी नशीसत थी उस ज़माने में, तो इसलिए शायद वो बात बन नहीं सकी। लेकिन उनकी हुकूमत उनको KPK में, उस वक्त KPK का नाम KPK नहीं था, फ्रंटियर प्रोविंस थी, तो वो उनको हुकूमत उनको दे दी गई। अच्छा, अब एक तारिक साहब आप ये ध्यान रखिए, हमारे पे बड़ी तनकीद ज़माने में हुई जब हम शामिल हुए, जी वो अलहदा हो गई, वफादारी बदल ली, बहुत हुई, ठीक है। बात यह है कि हमने कहा था मोहतरमा को, पीपल्स पार्टी को, कि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, माँ से बहस किया कि आप साथ जनरल मुशर्रफ के साथ आप चलें करें। उस वक्त 2002 में बात नहीं मानी हमारी, लेकिन 2007 में इसी पीपल्स पार्टी ने उसी बात पे अमल कर लिया जिसका हमने पहले उनको कहा था। अब देखें
यही अगर 6 साल पहले 5 साल पहले कर लेते तो शायद आज मुल्क की तारीख डिफरेंट होती। हो सकता है आज हमारे जो सियासी मुहर्रिख लिखते हैं वो उसको उनको कुछ हमारे मुल्क में सियासत में कुछ और उनको चीज़ें नज़र आती हैं मखदूम उस साहब, हवाले ये से। मैं ये कहूँ कि आपका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि 2002 में मुशर्रफ के साथ हाथ ना मिलाकर या उनके साथ हुकूमत में शामिल ना होकर 2002 की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी सियासी गलती की। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी समझ रहा हूँ कि जी वाकई पीपल्स पार्टी ने उस वक्त और पीपल्स पार्टी की में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि ये इस चीज़ की हक में थे कि हमें इस रास्ते पे जाना चाहिए जिसकी हमने निशान देखी। लेकिन वो फिर हम 18, 19, 20 एमएनए थे, कुछ एमपी थे जो कि हम चले गए उसमें। ये तो हमें आप नजर अपनी आती दानिश में ये समझते हैं कि अगर उस वक्त आप पीपल्स पार्टी पैट्रियट ना बनाते तो मुल्क एक मरतबा फिर आमलीत की तरफ चला जाता? मुझे ये बड़े वाज़ेह तौर पे मुझे लग रहा था कि बड़ी एक थिन लाइन ड्रॉ उसको वो की जा रही थी इसी हवाले से कि जी आपके पास टाइम है, इतना टाइम है सियासतदानों के पास, तमाम सियासतदानों के पास, सिर्फ पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के पास, अगर आप इस टाइम में आप अपना फैसला नहीं कर सकेंगे तो फिर आप हमसे तवक्को न रखिएगा कुछ। मखदूम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इससे आगे जो मामलात जी हुए और जो चीज़ें हुई उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फे के बाद आते हैं तो मखदूम फैसल साले हयात के साथ जो है वो जो तारीख़ के कुछ जो पस पर्दा हक़ाइक़ है कोशिश करेंगे कि उनसे वो जान सके। एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मखदूम फैसल साले हयात साहब हमारे मेहमान हैं। मखदूम साहब, आप फिर आ गए ज़फ़रुल्ला जमाली साहब की काबीना में, बहुत सारी चीज़ें उसमें कही जाती है कि जी बलूचिस्तान से चाहिए था, फिर और मामलात, कुछ लोगों के आपस में मुकाबले शुरू हो गए, कुछ चीज़ें हुई, वज़ीर दाखिला बने, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। आपके दौर में यानी 2004 में जिस वक्त आखिरी वो थे, पाकिस्तान के अंदर पहला ड्रोन हमला होता है, क्या रिएक्शन था मुशर्रफ साहब का, या उनको पता था कि ये इस तरह से हो रहा है? क्योंकि उससे पहले उन पर अटैक हो चुके थे, चीज़ें हो चुकी थी। शेरपाव साहब कहते हैं कि कभी कैबिनेट में, कभी हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे कभी डिस्कशन ही नहीं हुई ड्रोन के मामलात की। अब मैं तकरीबन 2 साल के करीब रहा था मैं इंटीरियर में जी में, और ये वक्त वो था 2002 के एंड में जब मैं बना उसमें कि बेपना हम बड़े गंभीर किस्म के इश्यूज थे और बड़ी डिफिकल्ट सूरत हाल थी, इसलिए कि उससे 1.5-2 साल पहले ही अमेरिका ने हमला किया हुआ था अफगानिस्तान पे। मेरे जो उनके अफगानिस्तान के काउंटर पार्ट हैं, हमारी उनसे मुलाकातें होती थी। फिर जब अमेरिकन और ये जो आईएसएफ के जो ममालिक के जो मुतलका जो अहदेदारान वो आते थे यहाँ पे, उनसे मुलाकातें होती थी। उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल था, उनको समझाना कि जी आपने जो कदम उठाया है ये आगे चलकर लॉन्ग टर्म में ये इसके आपको फ़वायद हासिल नहीं होंगे। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज 16-17 साल हो गए उस चीज़ को, और आज देखिए आज अफगानिस्तान की सूरत हाल आपको क्या नज़र आ रही है वहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे इश्यूज थे वहाँ पे, मंशियात एक अलग सब्जेक्ट था वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वो वजारत भी थी नारकोटिक्स कंट्रोल की। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अपना एक्ट बैलेंस करने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही थी, वो समझते थे जी ये सारा कुछ जो अफगानिस्तान में हुआ है या जो 9/11 में हुआ उससे पहले हुआ है, ये ओरिजिनेट एक किस्म का पाकिस्तान से ही हुआ, सारे फुटप्रिंट यहीं पे सब यहाँ पे हुआ, ठीक है जी। और जब देखें अब आप एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशन में जब आप रहते हैं ना जी, ठीक है जी, तो आप बिल्कुल उसको, उनकी राय को, उनकी बात को इग्नोर नहीं कर सकते आप। आज दुनिया बिल्कुल सुकड़ के इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पे, तो बहुत प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर वहाँ पे। हमें उस प्रेशर से बड़ा समझदारी के साथ निकलना था, और इस हवाले से मैं कहूँगा कि हमारी हुकूमत ने कोशिश की और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए 2002 से लेकर 2007 तक। आप अगर आज उस तनाज़र में देखिए पाकिस्तान को, माशी तनाज़र में देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मईशत। आज जिसका हम शोर मचा रहे हैं आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो मौजूदा तारीख है 20-25 साल की, उसमें से सबसे बेहतरीन टाइम वो था
यानी मुशर्रफ के दौर में जो हमारी बेहतरीन मीशत थी सबसे मुस्तहकम थी। और ये रिकॉर्ड की बात है, ये रिकॉर्ड की बात है। हमारी शरह ग्रोथ जो थी, शरह ग्रोथ वो 6.5-7% थी। सबसे ज़्यादा नौकरियां क्रिएट हुई हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में, और इसी वजह से ही, इस पॉलिसीज़ की वजह ही से आई है। अब मैं आपने क्योंकि ड्रोन की बात की है, जी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है ये बड़ी पोरस है। ये तो अब हमारी फेंसिंग शुरू हुई अब है। हमारी अब जो आर्म फोर्सेस ने ये फैसला किया, और मेरे सामने सही फैसला किया उन्होंने कि इसको फेंस करें, क्योंकि उसके साथ आप क्योंकि इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। 2200 किलोमीटर सड़क हमारी सरहद है अफगानिस्तान के साथ। अब आप ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है आपके लिए कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, और इसकी एक तारीख भी है, तारिक साहब, इसकी कि अफगानिस्तान, वो जो फाटक एरिया हमारा है, जो अफगानिस्तान के एरिया, उसमें कबाइल वो बैठे हुए हैं, जो वही कबाइल आधे उस तरफ हैं, आधे इस तरफ हैं, बिल्कुल बॉर्डर के उधर भी, इधर भी रिश्तेदारियां भी हैं, सब आ रहे हैं जी। एक सिलसिला आपका चल रहा हो, यकदम उसको जब कंट्रोल कर लें तो फिर मसले तो होंगे ना वहाँ पे आपके, साफ ज़ाहिर है। समाजी मसले भी होंगे और मसले भी होंगे, पर खासतौर पर जिस हम सूरत हाल में हम हमें अंदाजा था कि ड्रोन हमले होने वाले हैं। हमें अंदाजा नहीं था, हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन आपके इल्म में नहीं था, जब पहला ड्रोन हमला हुआ तो उसके बाद आपको पता चला? पहला मेरे दौर में एक हमला हुआ जी, एक हमला हुआ था, ठीक है जी। और ये हुआ था, आई थिंक वो नेक मोहम्मद वाला, वही वाला, वो वाना शकई के आसपास, और याद है वहाँ पे उस ज़माने में हुआ था वहाँ पे। और उससे पहले नेक मोहम्मद के साथ हमने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था जी ऐसे ही उस ज़माने में, और बड़ा उसको पब्लिसाइज भी किया गया था उस एग्रीमेंट को कि, और अब क्योंकि अगेन वक्त की कमी आपके पास है, वो एक माइलस्टोन एग्रीमेंट था उस ज़माने में हमने जो किया। ड्रोन हमले ने उस एग्रीमेंट को और उस माहौल को सबुताज किया, उसने सबुताज कर दिया। बिल्कुल हम तो चाहते थे ना जी, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये कबाइल जो हैं, ये हमारे पाकिस्तान के साथ इनके देरीना एक क्लोज रिश्ते हैं, और बदएतमादी हुई कबाइल के दरमियान, यकीनन बदएतमादी हुई। जब लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाए वहाँ पे, जब एतमाद आप खो दें, फिर तो मसले और बढ़ते हैं ना। मखदूम साहब, शमसी एयरबेस जो अमेरिका के हवाले किया गया, ये आपकी नॉलेज में था? नहीं, ये हमारे नॉलेज में नहीं था जी, ये नॉलेज में नहीं था। मतलब आप वजीर दाखिला होने के बावजूद आपके इल्म में नहीं था कि क्योंकि बाद में जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा हमें तो बाद में पता चला कि ये तो अमेरिका यहाँ से। मेरे इल्म में नहीं था शमसी एयरबेस की उनके हवाले में। ये गालबन जो मैंने सुना है कि जब ये 9/11 पे हमला, 9/11 के बाद अमेरिका ने हमला अटैक किया है अफगानिस्तान पे, तो उस वक्त उन्होंने कोई अरेंजमेंट की थी इस किस्म की, जो मुझे पता है, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि शमसी एयरबेस पे। बहैसियत वज़ीर दाखिला आप लाइल्म रहे? मुझे नहीं इल्म था इसका। मखदूम साहब, फिर आपने 2007 में ये जो पेट्रियट थी उसको काफ लीग में, क्योंकि उस वक्त एक लहर चली सारी, जो सिंध डेमोक्रेटिक अलाइंस थी वो भी काफ में, सारी पार्टियाँ काफ लीग के अंदर जम हो रही थी। कड़वा घूंट मुझे लगता है कि आपने पिया होगा, क्योंकि चौधरी बिरादरान के साथ जाना और फिर अपनी पार्टी को जम कर देना मुश्किल फैसला था। मुझे ज़ाती तौर पे तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो दीगर हमारे जो दोस्त थे, जो कलीग थे हमारे, उनका असरार था जी कि हम शामिल हो जाएं काफ लीग में, उसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि आगे चलकर फिर हमने इलेक्शन लड़ने हैं और आगे चल के फिर हमने सियासत भी करनी है। तो उनका ज़्यादा असरार था, जिसकी वजह से फिर हमने ये फैसला किया। यकीनन मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था कि उनके साथ जाऊं, लेकिन मुझे उसके बाद, फैसले के बाद, मैंने देखा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब, मैं उनकी आज भी बड़ी इज्जत करता हूँ। बहुत ही इंतहाई मरंजा आदमी हैं और बड़े प्यार करने वाले आदमी। उन्होंने इज्जत दी बहुत। मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ भी काफ लीग में जम हो जाए। तहरीक इंसाफ का तो मुझे इतना पता है कि मुशर्रफ साहब ने मुझे कहा था जब उनके साथ शामिल था कि जी मैंने इमरान खान साहब को बहुत समझाया है, कोशिश की है समझाने की, और लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं। और गालबन जो 2002 के इलेक्शन थे, उस वक्त गालबन पीटीआई को 5-7 सीटों की ऑफ़र भी हुई थी कि आप ले लें और हमारी इसी सेटअप में आ जाएं, लेकिन वो नहीं माने। तो उसके बाद हुआ ये कि इमरान खान साहब अकेले ही इलेक्ट हुए थे, बाद में इस्तीफ़ा दे दिया। और अच्छा, मैंने पूछा इमरान खान साहब से एक दफ़ा, मैंने कहा आपने क्यों ये किया? मैंने कहा आप सबसे बड़े हामी थे मुशर्रफ साहब के। मुशर्रफ साहब का जब जन्म शर्फ का रेफरेंडम हुआ तो इमरान खान आई थिंक वो फोर फ्रंट में हुआ करते थे उस ज़माने में। तो अब उनका जवाब उस वक्त जो मुझे लगा वो बड़ा अजीब सा था। कहते हैं जी मैं समझता था कि ये बड़ा ठीक काम करेगा,
तो इसने बर्बाद में ठीक काम नहीं किया। मैंने क्या काम ठीक नहीं किया इसने? मैंने कहा जब आपने इसके रेफरेंडम में आपने इनकी सपोर्ट की तो उस वक्त भी ये अमेरिका की हिमायत कर रहे थे। जी, अमेरिका ने अटैक तो कर जी। दिया था ना, आपको याद है, बिल्कुल ऐसे। अफगानिस्तान पे। तो अमेरिका के साथ मुंसलिक हो गए थे। मैंने कहा आप तो ये कहते हैं बार बार कि हमारी जंग नहीं है, तो आप तो उनके साथ शरीक थे उस वक्त जब वो उनकी जंग लड़े थे। सही। फिर आप कैसे ये कहते हैं? बट एनीवे वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उस वो पे रेफरेंडम से पहले वो मिले अपनी एक पूरी सेंट्रल कमेटी के कुछ लोगों के साथ, मुशर्रफ साहब के साथ, फिर फैसला हुआ। उस मीटिंग में वो मुशर्रफ साहब को सर भी कहते रहे, और फिर जिस दिन रेफरेंडम हो गया उस दिन भी एक रात को मुलाकात हुई और मामला उसी मुलाकात के अंदर बिगड़ा। वो किसी दिन हम उनसे पूछेंगे तो वो बात होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुनासिब नहीं होता जी आपको कहना, क्यों हमारे यहाँ एक वो है ना जी, देखिए थोड़ा सा हम करते हैं जी शर्म और लिहाज, और वो करना फजल चाहिए। साहब, ये जो मुस्लिम लीगियों को सब जमा कर रहे थे और सब लोगों को उसमें इधर उधर से इकट्ठा करके काफ लीग में ला रहे थे, इसमें ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब कितने एक्टिव थे आज के वजीर दाखिला? अब देखें मेरा क्योंकि उनसे एक ताल्लुक रहा है, तो ये सवाल आप उनसे ही करें तो बेहतर है जी। ये तो नहीं, वैसे तो आपकी मुस्कुराहट ने सारी बातें जो हैं वो आया कर दी हैं। एजाज शाह साहब बड़े माशाल्लाह बड़े खुश दिल आदमी हैं, बड़े दोस्तों के दोस्त हैं और अच्छी तबीयत के रखने वाले हैं। तो अब कभी आप उनसे सवाल ये कीजिएगा, वो आप शायद आपको बेहतर सवाल का जवाब तो दे मखदूम सकें साहब, आपको। चले इसको रिफ्रेस कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के परवान चढ़ने में, या उसको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 2008 में जिसको इलेक्शन में ले जा रहे थे, उसमें एजाज शाह साहब का बड़ा रोल था। देखिए मैं उसको इस तरह कहूँगा जी, कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी जब वर्दी उतारी ना 2006 में उतारी, हाँ 6 की बात हुई उसमें, तो जनरल मुशर्रफ की अपने ये ख्वाहिश थी कि वो मेन स्ट्रीम सियासत में आए, और मेन स्ट्रीम सियासत में आने की जब उन्होंने ये तैयार कर रखा था, उन्होंने हमसे डिस्कशन भी करते थे वो। जी, तो उसमें उनका ख्याल था जी एक पूरी जितनी मुस्लिम लीग्स हैं, कई बड़ी मुस्लिम लीग हैं, कई जो हैं जरा नस्बतन सबको इकट्ठा छोटी करें और हैं। मैं उसका सरबराह बन मैं उनको इकट्ठा करूं, सब आ जाएं एक अम्ब्रेला, मेरे अम्ब्रेला के नीचे, क्योंकि उनके अपने मसाइल थे मुस्लिम लीगियों वालों के। जी, कुछ ईगो के इश्यूज थे, कुछ पर्सनैलिटी क्लैशेस थे आपस में उनके। जी, ऐसे ही। तो मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि जी जब मैं उसको हेड करूंगा तो मेरे नीचे मेरे साथ सब आ जाएंगे मेरे साथ, ये उनका ख्याल था। और इसी हवाले से उन्होंने कोशिश भी की, जो कि मेरे ख्याल में कोशिश फिर वो आगे परवान नहीं चढ़ी। वो मुशर्रफ उस हवाले साहब ने जो मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो है वो पार्टी में चौधरी शुजात का सेक्रेटरी तो नहीं लग सकता था कि जाके ना, मेरा इतना कैलिबर था, मेरी इतनी चीज़ें। और चौधरी शुजात साहब ये कहते हैं कि हमने उनको मशवरा दिया था कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, फिर सब चीज़ जो है ना वो आप कहते हैं। तो मुशर्रफ साहब ने सब्र नहीं किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ। मेरे ख्याल में चौधरी शाह साहब की बात में कुछ वजन है, और असल जो बात ख़राब हुई वो हुई मार्च गालबन फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए। जी, तो फरवरी के एंड या मार्च का शुरू था, अभी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं आई थी, जब मुशर्रफ साहब ने एक मीटिंग की यहाँ पे ऐवान सदर में, मैं भी उसमें शामिल था, और उसमें वो गालबन वो चौधरी साहबान के साथ उनका रवैया को ठीक नहीं था। सही। उस मीटिंग में सारे जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जिनमें से कईयों का आपने भी नाम भी लिया, सब मौजूद थे उसमें, वहाँ पे उस मीटिंग में, ठीक है। और ख्याल था कि जी हम चौधरी साहबान को हटा दें, ठीक है जी। जो मेरे दानिश में सही फैसला, सियासी फैसला नहीं था उस वक़्त से फिर ये इख्तलाफात या मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी बढ़ती गई। जनरल मुशर्रफ क्योंकि बेसिकली फौजी थे वो, जी, उनका कसूर भी नहीं है, वो उनकी सोच उस तरह की सियासी सोच तो नहीं हो सकती ना जी। ठीक बात। तो उन्होंने जल्दबाजी फैसला किया। उनका ख्याल था जिस तरह मैं फौज में ऑर्डर करता हूँ तो आगे यूनिटी बैठी हुई हाँ, है। तो मैं उस तरह कर दूंगा तो ये सब ठीक हो जाएंगे। हमने समझाया जी इस तरह सियासत में नहीं किया जाता, तो बट उन्होंने जल्दबाजी कर दी, जिससे कि जिस वजह से अगर वो जो जिसकी आपने पहले बात की ना, यूनिटी ऑफ मुस्लिम लीग इकट्ठी होनी थी, वो होनी भी थी ना, तो वो नहीं हो सकी, क्योंकि फिर चौधरी साहबान का अपना इसमें एक रोल बन गया उसमें। और फिर जनरल मुशर्रफ के ने जो गालबन उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी वहाँ पे कोई, क्योंकि उनके बड़े ख़ास मोतमद थे तारिक अजीज़ साहब। जी, बिल्कुल।
उनकी बड़ी और रहमान मलिक साहब और जी दूसरे लोग उनकी फिर उनकी बड़ी बैकडोर और उनकी बड़ी चीजें। क्लोज थी, लिएज़ोन था उनके साथ। तो वो फिर इस वजह से फिर फासले बढ़ते गए। फिर अल्टीमेटली जनरल मुशर्रफ को सदारत से भी हाथ धोने पड़े। और फिर उनके बाद में उनका उनका बाद में उनका ख्याल था कि मैं सियासत में आ सकता हूँ, फ़ाल हो सकता हूँ। हमने भी उनको समझाया, कभी कभार जब मुलाकात होती थी कि जी अब आप ये बात छोड़ दें, ये आपकी बस की बात नहीं है। सही बात। बट वो मुस्लिम लीगों की जो क्योंकि बात आपने सियासत की, उनके अदगाम की और इकट्ठे होने की, वो एक थोड़े अरसे के लिए बात चली थी और जो वहीं फिजल आउट होगी उसी अरसे में ही यहाँ पे ली। मखदूम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल पे करंट सिचुएशन पे थोड़ी सी बात कर लेंगे क्योंकि वक्त हमने ज़्यादा इसमें गुजार दिया। तो एक वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे और मखदूम साहब से जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम सैयद फैसल सालेह अयाज साहब हमारे साथ मौजूद है। मखदूम साहब, 2018 का इलेक्शन, पीपल्स पार्टी में जाना आपकी ज़रूरत थी, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत थी? वो कि हम तो सुन रहे थे कि आपको तो तहरीक इंसाफ में जाने के लिए कहा जा रहा था, बल्कि शायद दबाव भी डाला जा रहा था कि आप तहरीक इंसाफ में चले गए। इमरान खान साहब के साथ एक सियासत से हट के एक और ताल्लुक भी रहा है बहुत अरसे से, और एक उस ताल्लुक की बना पर उनकी हम इज्जत भी है उनकी, उस हवाले से वो मेरे घर भी आ चुके हैं जी। उस हवाले से। तो लेकिन देखिए, हमने करनी सियासत, मैंने वोट कहाँ से जाकर लेने हैं जी? अपने हल्का नियाबत से, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक। तो मैं हमेशा वो फैसला करूंगा, सब नंबर वन मैं सियासत की बात करूं, जो फैसला जिसकी पजीराई मुझे अपने हल्के नियाबत में हासिल हो। तो मैंने देखा कि जी जो मेरे हल्के के लोगों की राय ज़्यादातर है, और जिस किस्म का मैंने देखा पीटीआई का जो तर्ज सियासत है, वो हमें सूट नहीं करता था जी। पीपल्स पार्टी में जाना सिर्फ उस इज्जत की बिना पर था जो आसिफ ज़रदारी साहब ने और बिलावल ने जो दी, और फिर हमारे गांव भी आए, घर भी आए, दोनों अपना जी। पीपल्स पार्टी कभी पंजाब में अब खड़ी हो सकेगी? क्योंकि एक ज़माना था चारों सूबों की जंजीर, और फिर पंजाब के अंदर एक पीपल्स पार्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो जिसको कहें फुटिंग, और आज पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में कहीं नज़र नहीं आती। जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ जो हुकूमत में रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अहम तरीन हिस्सा भी रहे हैं, वो 2008 से लेकर 2013 तक बड़े बड़े उहदों पे भी रहे हैं, पार्टी में भी, हुकूमत में भी, सही। वो सब छोड़ गए। पंजाब की बात कर रहा हूँ हवाले से। तो ये मैंने बहुत दफ़ा उनको ये अर्ज़ किया है, कहा है मैंने मशवरा, हम तो मशवरा दे सकते हैं उनको जी, कि आप अपनी हिकमत अमली बनाइए, अपने तर्ज सियासत को तब्दील कीजिए। पीपल्स पार्टी अगर 2008 में भी पावर में आई है तो वो पंजाब की वजह से आई है। अगर पंजाब में उसको सीटें ना मिलती तो शायद वो पावर में ना आ सकती। जब भी आई है, पंजाब का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा है पीपल्स पार्टी को, इतनी बड़ी पीपल्स पार्टी को अपनी पावर दिलवाने के और हवाले से। स्पेशली साउथ पंजाब में एक जमाने में साउथ भी, सेंट्रल भी जी, दोनों। मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से, दोनों साउथ भी सेंट्रल भी। अब ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा ही कठिन मरहला भी है और इम्तिहान भी है। आसिफ ज़रदारी साहब की भी ख्वाहिश है, बिलावल भुट्टो की भी ख्वाहिश है। बिलावल अब क्योंकि हमारे नौजवान तबके को रिप्रेजेंट भी करते हैं, पार्टी का मुस्तकबिल भी हैं, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरीके से पार्टी को लीड करते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ जो एक लफ्ज़ जुड़ गया है करप्शन का, वो उससे उसकी जान नहीं छूट पा रही है, इसकी क्या वजह? ये हमारी बदकिस्मती है कि पिछले इतने अरसे से करप्शन की जो ये जो एक स्टिग्मा लग गया यहाँ पे। लेकिन अब आप तारिक साहब, मैं बिल्कुल एक क्लियर बात करना चाहूँगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे आपको कह दें कि मैं करप्ट हूँ, कह दिया ना जी, मैं अपना, मेरे पे इल्ज़ाम तो लग गया। अब उसको प्रूव किस तरह करना है आपने? उसको किसी ना, हमारे यहाँ कोई तरीका भी तो है ना इसको प्रूव करने का। ठीक है जी, एक कातिल है, एक आदमी है जिसने मर्डर किया है, आप कहते हैं ये कातिल है, उसका एक सिस्टम है। ठीक, हमारे यहाँ मरवजा कवानीन हमारे हैं, उसके तहत आपने जाके उसको आपने प्रूव करना है कि वाकई इसने कत्ल किया है, और फिर हमारे जो मरवजा कवानीन है उसके मुताबिक आपने सजा देनी इसको। अगर करप्शन की है पीपल्स पार्टी ने, किसी ने भी की है, मैंने की, किसी और ने भी की, तो आप उसके लिए तरीकाकार उसमें है, उसका तरीकाकार आप कैसे आप चलाते हैं।
अब सियासत में हमारे हुआ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में बड़ी तलखियां भी रही हैं माजी में, 90s की सियासत की वजह से, और एक दूसरे पे इल्जामात भी लगे, एक दूसरे की गिरफ्तारी में जरदारी साहब को 8, 9, 10 महीने साल गिरफ्तार रखा गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अप्रूव किसने करना है? अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि वो करप्शन जो है वो सिर्फ आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए और मलाइन करने के लिए, और वही अपने आप एक पॉलिटिकल आपकी एक गेम है, आप उसको पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं, वरना तो उसमें हकीकत कुछ है नहीं यहाँ पे। और यही बात जो है, अब मौजूदा हुकूमत की बात करूंगा मैं, जो ये इन्होंने अपना एक वतीरा बना ली करप्शन का, ठीक है जी। अब कौन रोकता है इनको? 10 महीने तो उनको होने वाले हैं, किसी ने रोका? हर चीज इनके हाथ में है। अब क्योंकि टाइम कम है आपके पास, मैं यहाँ पे अर्ज करूंगा, एक तो इनकी ये काम ये नहीं है, करप्शन का काम तो नैब ने करना है, हुकूमत ने तो नहीं करना। चले अगर इन्होंने भी करना है तो किसने रोका है इनको कि वो काम ना करें? इमरान खान साहब ने तो ये वादा किया था ना कौम के साथ कि मैं सब करप्ट को मैं अपने मंतक के अंजाम तक पहुंचाऊंगा, और बाहर जो 200 अरब डॉलर पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान में फौरी आ जाएगा, और यहाँ पे दूध की नहरें अपना आनी शुरू हो जाएंगी, IMF जो है मैं खुदकशी कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बात करें। अब इमरान खान साहब एक ऐसे सिंड्रोम में मुब्तला हैं, अपने आप उन्होंने किया हुआ है, वो रियलिटी को क्यों नहीं देखते? यहाँ पे 6 दफा तो वो कह चुके हैं कि हमारा तेल निकल रहा है, ठीक है जी। वो तो अब अली जैदी साहब ने अब आज कहा कि वो बंद हो गया, चैप्टर बंद हो गया। लेकिन मैं एक माइंडसेट की बात करूं यहाँ पे मैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक इनकी यहाँ पे ये मैं अब इनको बच्चे ही कहूंगा, ये बच्चों की इन्होंने जो एक टीम बना रखी है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि यंग लोग आगे आए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझे, वो देखें कि अब हम हुकूमत में हैं, अब हम अपोजिशन में नहीं है। जो नई टीम आई है ये भी मईशत का कुछ नहीं कर सकेगी, ऐसे ही रहेगा मामला। तारिक साहब इस पर 48 वज़रा हैं इस इमरान खान साहब की कैबिनेट में, सारे मिला के एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट सारे। आप उसमें से आप मुझे बता दें 48 में से कितने लोग हैं जो असल PTI के लोग हैं? इस वक्त मैक्सिमम 7-8 लोग होंगे जो PTI के लोग होंगे। अब मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये आधी कैबिनेट तो जान मुशर्रफ की है, बाकी आधी कैबिनेट पीपल्स पार्टी की है, ये हम यहाँ पे, और फिर कहते हैं हमने तब्दीली यहाँ पे की है, हमारे सारे कलीग इसमें बैठे हुए यहाँ पे। अब ये वो लोग हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मैं खुल के कहता हूँ, दोस्त हमारे कलीग, हमारे काबिल एहतराम लोग हैं, ये इनको कहा गया, अक्सर इनको कहा गया कि आप शामिल हो जाएं यहाँ पे। माजी में होता रहा, पहले कहा कि किसी को काफ में हो जाए, किसी को नून में, कभी तो मैं ये आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारा तर्ज सियासत जो है वो बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना, क्योंकि हम तकलीफ तो करने की कोशिश करते हैं वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की, लेकिन हम उसके करीबी कहीं नहीं है। कल को ये लोग जो हैं ये किसी और जमात में जा रहे होंगे तो इनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, यानी इनके स्टेक्स ही नहीं है सिस्टम में। जब आपके स्टेक्स नहीं है सिस्टम में तो फिर आप इसी किस्म के मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं जिस तरह आज इस हुकूमत को फेस करने पड़े हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो PTI में आज जो लोग मौजूद हैं ये फिर दोबारा पीपल्स पार्टी नून लीग में उसी लहर की तरह वापस चले जाएंगे। मेरा आप ये आज आपका प्रोग्राम हो रहा है, आज डेट में आप याद कर लीजिएगा, इनमें से जो अक्सरियत है, ओवरवेलमिंग अक्सरियत जिस तरह आई है उसी तरह ये वापस भी जाएगी मुख्तलिफ जमातों में। आखिरी बात मखदूम साहब, इतनी असम्बलियाँ आपने देखी, इतनी हुकूमतें देखी, गिरते बनते सिस्टम, बैकडोर, सब कुछ, ये कितना अरसा चलते नजर आ रहा है? ख्वाहिश तो है कि जी, और सिर्फ ख्वाहिश है कि हमारे पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वो चलता रहे, उसके तहत ये सिस्टम चल रहा है, ये हुकूमत चलती रहे। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहे हैं और खुदकशी, यानी वो हम कहते हैं खुदकश बमबार, ये सियासी तौर पर खुदकश बमबार खुद बने हुए अपने लिए। यानी इमरान खान साहब सियासी खुदकश बमबार हैं? खुद सियासी खुदकश बमबार बने हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि इनको किसी ने आज तक ये बताया ही नहीं बात कि भाई अब आप हुकूमत में हैं, हुकूमत तारिक साहब हुकूमत में, देखिए हम रहे हैं हुकूमत में रहकर आपको बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है, क्योंकि आपने अपोजिशन की तनकीद सहनी आपने। ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। आपका सिर्फ काम होना चाहिए आपके प्रोग्राम पे, डिलीवरेंस पे, गवर्नेंस पे आपका होना चाहिए, क्यों आपने बातें नहीं करनी, आपने काम करके दिखाना है। तो खान साहब अपनी हुकूमत पर सियासी खुदकश हमला जो है वो कब करेंगे? वैसे तो अगर छोटे मोटे हमले हैं वो तो कर ही पिछले 9 महीने से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं,
अब अल्लाह ना करे, अब अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको कुछ वो बेहतर समझ भी दे और बूझ भी दे उनको दे, और वो अपने उस माइंडसेट से बाहर निकल आए कि मैं अब अपोजिशन में नहीं हूँ, मैंने इस कौम के लिए करके कुछ दिखाना और मैंने तकरीरें नहीं करनी। इमरान खान साहब को ये पता, अब उनको ये बावर कराना बड़ा ज़रूरी है कि अब आपने तकरीरें नहीं करनी, आपने काम करके दिखाना है। जिस तरह हम जुडिशरी में कहते हैं ना ऑनरेबल जज साहबान को कि उनके फैसले बोलते हैं, वो खुद नहीं बोलते, ये बात है हुकूमत में होती है जी। हुकूमत ने अपनी कारगुजारी करके दिखानी होती है अवाम को। अब ये क्या कारगुजारी है? अब ये तब्दीली अंदर से आएगी अब, आपको लगता है? तारिक साहब, पिछले 4 साल में डॉलर जो है वो 50% बढ़ा है वो जी। आप पिछले 66 साल देखिए, 66 साल एक तखमीना है। 2015 में डॉलर था 104 रुपए का, आज 152 रुपए का डॉलर है। बाकी आप महंगाई का हाल देख लें, आप यहाँ किस की बात आप करते हैं यहाँ पे करते हैं। तो हुकूमत का और काम क्या है यहाँ पर जी, जिसको आप वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जो बार बार इमरान खान साहब कहते थकते नहीं हैं। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही है क्या आवाम को रिलीफ देना है आपने, उन्हें उस आवाम को जो आप कहते हैं आपको वो जिसको वोट दिया। अब मुझे पता है कि जिस तरह ये गवर्नमेंट में आए हैं, मेरे साथ जो इलेक्शन में हुआ है मुझे पता है 1,06,000 वोट मुझे पड़े, 13,000 वोट मेरे रिजेक्ट कर दिए गए। मुझे रिकाउंट, मैंने कहा रिटर्निंग अफसर ने मुझे रिकाउंट करने की इजाज़त नहीं दी, अपने फैसले पे मुकर गया। अब मैं कौन कौन सी हम बातें करें यहाँ पे, लेकिन फिर भी दीगर जमातों ने इस गवर्नमेंट के साथ इसलिए आगे चले, पीपल्स पार्टी और नून लीग, मैं दोनों की बात करूँगा कि ये निज़ाम चले। अब निज़ाम चलाने तो उन्होंने तकरीरों से नहीं चलेगा, ये काम से चलेगा। जितना जल्दी उनको ये इदराक होगी कि हमने परफॉर्मेंस देनी है, हमने गवर्नेंस देनी है और हमने लोगों को रिलीफ देना है, तो बेहतर है। अभी जो बजट आने वाला है जिसमें 1,000 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं, 1,000 अरब रुपए के, ये कम मैं बता रहा हूँ आपको मैं जी, ये करे आवाम कहाँ से देंगे टैक्सी? बिजली के रेट आप अलहदा बढ़ा रहे हैं, गैस के रेट आप अलहदा बढ़ा रहे हैं, तेल के रेट आप अलहदा बढ़ा रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ आप ये क्या इसको आप कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है? क्या ये आपने वादा किया था आवाम के साथ? आपने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ पे अब कौन कौन सी हम यहाँ बात करें यहाँ इनके साथ ही। मुझे तो इनकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल ही जीरो। और आज मैंने आपको जो पहले एक बात की उसी को दोहराऊंगा, जो 2002 से 2007 का जो पीरियड था 6.5-7% ग्रोथ थी हमारी। अब तो अराउंड 3 पॉइंट नहीं जी, 3 पॉइंट का आप इसका IMF की आपने लेटेस्ट पढ़े 2.7% ग्रोथ है। सही। और वो कहते हैं जी ये अगले 2 साल इसी हालात में ये 2.7 से आगे भी नहीं जा सकती। अब 2.7% ग्रोथ में आप कहाँ से नौकरी पैदा करेंगे? नौकरियां आपकी और जाएंगी, खत्म होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। बाहर की दुनिया से लोग जो हमारे मशरक़ वस्ता में जो हमारे जो पाकिस्तानी काम करें, आपको इल्म है वो वापस आ रहे हैं यहाँ पे जी, उधर भी ऐसी हालात हैं, वहाँ के हालात अच्छे नहीं है। तो हमारी आबादी 22 करोड़ की आबादी और बढ़ती जा रही है, हमारे प्रेशर और बढ़ेगा। अगर इनको अभी भी अदराक नहीं होगा, अभी भी ये उसी किस्म की ये अपनी बचकाना तर्ज अमल का मुजाहरा करते रहेंगे, तो पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त जो है बहुत मुश्किल वक्त मुझे नजर आता है। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मखदूम फैसल सालेह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कल इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।